जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आप सभी का बहुत सारा माँग था कि सर, अब तो मैथ तो लगभग खत्म हो ही गया है, क्योंकि आपको जो है ना हम लाइव में आके ऑब्जेक्टिव 1 नंबर से लेकर 700 तक आपको हम ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। यदि आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप सभी वहाँ से देख लीजिएगा। तो 700 समझते हैं ना, 700 बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना? अब आपका आ गया पार्ट साइंस का, ठीक है ना? तो आज से आपका साइंस का हम जो है ना क्लास शुरू कर रहे हैं। तो अभी तो हम प्रकाश का अपवर्तन लेकर आए हैं, क्योंकि हमारा जो पीडीएफ 1 था ना, वो मतलब किधर फाइल में नहीं मिल रहा है। वो नेक्स्ट क्लास में आप नेक्स्ट डे में आपको जो है ना क्लास में बता देंगे आपको, ठीक है? तो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना? तो पहले प्रकाश का अपवर्तन का जो निचोड़ होता है पूरा किताब में, जो सारांश है वो उसको लेकर हम आए हैं। पहले आपको सारांश एक वीडियो में बता देंगे, उसके बाद फिर आपको उसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है ना? यह जो मेरा जो सारांश है, ठीक है ना? देखिए आपका यह जो सारांश है आप सभी देख रहे हैं, यह क्वेश्चन जो है यह हमारा जो है ना पेड ग्रुप का है, ठीक है ना? यह पेड कोर्स में चलता है, यह सब जो है ना मेरा पेड कोर्स में चलता है, ठीक है ना? अगर आप चाहे तो बहुत कम फी देकर जो है ना हमारे इस पेड ग्रुप का सारे पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है? तो इसका नंबर हम तो दे दिए हैं, आपके सामने नंबर आता होगा स्क्रीन पर। तो चलिए बात करते हैं, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो क्लास को शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा वीडियो, तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, अगर चाहते हैं कि क्लास 10 का सारा वीडियो आपको मिले समय पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को मतलब ऑल पे रखिएगा, ताकि आपको जो है पूरा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे देखिए आपका जो चैप्टर है वो आपका है प्रकाश का अपवर्तन है। दिखाई पड़ रहा है आप सभी को? प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है? चलिए प्रकाश का अपवर्तन है। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा है, देख पा रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पेंसिल पानी की सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ठीक है? किसके कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। तो पहले आप एक चीज जान लीजिए कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण से क्या क्या परिवर्तन होता है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण से आपका जो है ना गोताखोर जो पानी में तैरता है ना, वह वास्तविक आकार से कुछ मतलब आकार मतलब भिन्न दिखाई पड़ता है, मतलब हल्का मोटा ऐसा दिखाई पड़ता है, उसका आकृति थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके बाद जो है ना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही चीनी के चाशनी में रखा हुआ रसगुल्ला जो है ना अपने वास्तविक आकार से कुछ उठा हुआ मतलब कुछ बड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। फिर प्रकाश के अपवर्तन के वजह से ही, ठीक है, पानी में रखी हुई छड़ी तिरछी दिखाई पड़ती मतलब मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। और प्रकाश के अपवर्तन के वजह से ही पानी में तैरता हुआ मछली जो है ना, वह अपने वास्तविक आकार से कुछ जो है ना बड़ा दिखाई पड़ता है। आप सभी देखे होंगे पानी में जब मछली तैरती है ना, लगता है कि बड़ा ऐसा मछली है, जब पकड़ते हैं ना है कौन ठुका है ना? तो यह क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो बाल्टी होता है ना, बाल्टी का जो पेंदी होता है, पेना होता है, वो अपने वास्तविक आकार से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में रखा हुआ सिक्का जो है ना कुछ हल्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। ये सब जो है ना प्रकाश के अपवर्तन के कारण से ही होता है, ठीक है? चलिए तो यहाँ पे थे हम लोग। चलिए देखिए, हाँ, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही गोताखोर अधिक मोटे प्रतीत होते हैं। गोताखोर मतलब वही पानी में तैरने वाला, जैसे हम लोग पानी में तैरेंगे तो हम लोग गोताखोर हो जाएंगे। उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही चीनी की चाशनी, ठीक है, चीनी की चाशनी में रखे रसगुल्ले वास्तविक आकार से कुछ बड़ा दिखाई पड़ता है। फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। जैसा माध्यम वैसा चाल होता है। पानी में चाल अलग होता है, आपका निर्वात में अलग होता है, और आपका कांच में चाल अलग होता है। मतलब भिन्न भिन्न माध्यम यानी अलग अलग माध्यम में चाल जो है ना क्या होता है प्रकाश का, बिल्कुल अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखिए आप, अगला आपका है पॉइंट कि प्रकाश निर्वात या शून्य में सबसे तीव्र गति से चलता है। यानी कि प्रकाश के चाल निर्वात में, जिसको आप शून्य भी बोलते हैं, जहाँ पे हवा नहीं होता उसको निर्वात कहा जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ऐसे आपका हवा में उतना ही बताया गया है, लेकिन याद रखिएगा हवा में और निर्वात में थोड़ा भिन्न होता है। और बात किया जाए हवा और निर्वात की बात किया जाए ना, तो सबसे
अधिक चाल आपको निर्वात में होगा, हवा में थोड़ा उससे कम होगा। लेकिन अप्रोक्स जो है ना आपका क्लास 10th में जो सेम ही मान बताया गया है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निर्वात और हवा की तुलना में सबसे अधिक चाल किसमें तेज होगा, तो आपका जो है ना निर्वात में होगा, हवा में उससे थोड़ा कम होगा। चलिए अगला देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल महत्तम होती है। महत्तम का मतलब तेज, अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद पानी में प्रकाश की चाल 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल आपका 2.0 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, यानी कि कहिए कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो बिल्कुल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। आप सभी देख रहे हैं। चलिए वायु की अपेक्षा, ठीक है ना, वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल पानी में कम होता है। यानी जब हम वायु और पानी की तुलना करेंगे तो सबसे अधिक चाल किसमें हो जाएगा, आपका वायु में हो जाएगा, और पानी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद वायु की अपेक्षा पानी प्रकाश तो सघन माध्यम होते हैं। अगर वायु और पानी की तुलना करेंगे तो हम सघन कौन होगा, आपका पानी सघन होगा और वायु क्या होगा, विरल होगा। विरल का मतलब हुआ जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उस माध्यम को विरल माध्यम कहा जाता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को सघन माध्यम कहा जाता है। तो वायु में चाल आपका 3 लाख होता है और पानी में थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। चलिए आगे बढ़िए। पानी की अपेक्षा वायु प्रकाश तो विरल माध्यम होते हैं। यदि हम पानी और वायु में तुलना करेंगे तो वायु में चाल अधिक होता है, अर्थात वायु हमारा क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, हमारा सघन हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा पानी और वायु की तुलना में बताइए दोनों में से विरल कौन है, तो पानी और वायु, तो वायु हमारा क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, पानी सघन हो जाएगा। अगला ये पॉइंट है कि पानी की अपेक्षा कांच प्रकाश तो सघन माध्यम है। यानी पानी और कांच की तुलना करेंगे ना, पानी और कांच में तुलना करेंगे तो आपका जो है ना, ये कांच जो है, कांच क्या हो जाएगा, आपका सघन हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, आपका विरल हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट आपका है कांच की अपेक्षा पानी प्रकाश तो विरल माध्यम होते हैं। और कांच और पानी में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। प्रकाशीय घनत्व पारदर्शक पदार्थों का 1 गुना होता है। ठीक है, चलिए एक चीज आप सभी गौर से सुन लीजिए मेरी बात, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। हम जितना भी टॉपिक बता रहे हैं, जितना भी पॉइंट आपको इस चैप्टर में बता रहे हैं, चैप्टर 2 पे, तो आप सभी ना, आप विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पूरा जिस तरह से हम लिखे हैं ना उसी तरह से आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। आपको हम सारा चैप्टर पढ़ा देंगे, 1 सप्ताह में खत्म कर देंगे गारंटी के साथ, बिल्कुल आप देखते रहिए, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, बस जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है ना, और इसी पर हम ऑब्जेक्टिव भी आपको लाइव में पढ़ाएंगे, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे उसको ऑब्जेक्टिव नोट नहीं कीजिएगा ना, चलेगा, आपका इसी में ऑब्जेक्टिव आ जाएगा सब। ठीक है, इसी से तो ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो आपके लिए जो है ना एक नोटबुक बनाना बहुत ही जरूरी है, जरूर बना लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जरूर बात रखेंगे, और आपके भलाई के लिए तो बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपना सेंटर पे आते हैं। चलिए यहाँ तो आपका हो गया, चलिए यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला जिस माध्यम का प्रकाश से घनत्व जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है। यानी कि जो माध्यम जितना सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। जैसे देखिए अगर हम बोलेंगे कांच, कांच बोलेंगे और हवा बोलेंगे, तो सबसे अधिक क्या होगा, हवा में चाल होगा, कांच में क्या होगा, कम होगा। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जितना कम होगा उस माध्यम को हम क्या बोलेंगे, सघन माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो गई ना उस माध्यम को हम विरल माध्यम कहेंगे। तो हवा और कांच में तो कम चाल किस में होगा, तो कम आपका हो जाएगा कांच में। कांच में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिसमें कम हो गया वह कौन माध्यम हो गया, आपका सघन माध्यम होगा। राइट, उसके बाद हवा, हवा की बात करेंगे तो कांच की तुलना में हवा में जो है ना चाल आपका क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। जिसमें चाल अधिक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, विरल माध्यम कहेंगे। आगे समझ में, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को सघन माध्यम कहा जाता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उस माध्यम को
विरल माध्यम कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह लाइन समझ में आ गया होगा। आगे चले, बोलता है आपतित किरण, बोलता है दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर टकराती है उस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। ये तो निचला सा मतलब छोटा मोटा चीज है, आप सभी जानते भी होंगे। आप सभी इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभिलम आ जाइए, आपतन बिंदु हो गया। चलिए अब अभिलम बोलता है किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आप सभी चैप्टर 1 में भी पढ़ रखे होंगे। चलिए मेरा मेन फोकस है क्या, मेरा मकसद है क्या, आप सभी को किताब का निचोड़ देना। एग्जाम में आएगा तो भाई कहाँ से आएगा, इसी का अंदर से आएगा, तो क्यों ना हम पूरा बुक को ही पढ़ लें, ठीक है। चलिए आपतित किरण बोलता है दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। सॉरी यह मेरा अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण, ठीक है। चलिए आपतन कौन, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम लोग आपतन कोण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपतन कोण तो क्या होता है कि अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए जो अभिलंब होते हैं, जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, राइट। चलिए आपतन कोण से अपवर्तन कोण क्या होता है, छोटा होता है। याद रखिएगा, आपतन कोण से अपवर्तन कोण क्या होता है, छोटा होता है। चलिए प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश किरणें वायु से, ठीक है ना, किसमें, वायु से जैसे कांच में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अर्थात कहने मतलब हुआ जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश किरणें, देखिए आपको हम समझा दें थोड़ा सा, ये देखिए ये अभिलंब है, यह हमारा निर्वात है। यहाँ से प्रकाश किरणें आएगी, जैसे वह जो है ना इस कांच में प्रवेश करेगी, कांच मरा है, कांच में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। फिर जब पुनः वह, यह कांच मरा सघन हो गया, जब वह सघन से पुनः वह जैसे विरल में जाएगा तो वह अभिलंब से दूर चल जाएगा। यानी कि कहने मतलब हुआ कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से पुनः विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। चलिए बोलता है, चलिए अब यहां देखिए क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। यानी यदि वह लंबवत पड़ेगा ना, कितना नहीं गुजरेगा बल्कि सीधे वह निकल जाएगा, नीचे आ जाएगा, सीधे बिल्कुल लंबवत पड़ेगा, सीधे निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला पॉइंट है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बता भाई कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, आपको क्या बोलना है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पे कुछ पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया जो आपका एग्जाम में आता भी है। कांच का अपवर्तनांक आपका है 1.5 है और पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। याद रखिएगा चीज, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 का तात्पर्य क्या है। इस क्वेश्चन को आप सभी नोट कर लीजिएगा। ऐसे जो मेरा पेड नोट्स है, जो मेरा पेड ग्रुप का नोट्स है ना, तो वह जो है ना उसमें सब क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है, 2 अंक का प्रश्न में, 5 अंक का प्रश्न में। आप चाहे तो उसे जो है ना खरीद के ले सकते हैं, बिल्कुल कम, बहुत ही कम रेट है उसका। पूरा जानकारी जो है ना आप हमारे दिए गए नंबर पर जो है ना से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला है आपका किरोसिन का अपवर्तनांक आपका होता है 1.44। उसके बाद बेंजीन का अपवर्तनांक आपका होता है 1.50। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। और याद रखिएगा कि सभी पदार्थों में हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है, 2.42 होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यदि आपको उसमें हीरा दिखाई दे तो पक्का आप हीरा मार दीजिएगा, क्योंकि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक होता है,
ठीक है। चलिए बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है 1.31 होता है। सेंधा नमक जो होता है उसका अपवर्तनांक 1.54 होता है। और हीरा का अपवर्तनांक देखिए सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा ना, रहेगा याद ना कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है मेरे लाडलो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। देखिए तारपीन का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। याद रखिएगा तारपीन का जो तेल होता है ना, तो तारपीन तेल का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उस माध्यम की प्रकाश की चाल अधिक होती है। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अच्छा उस माध्यम में, ठीक है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, यानी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। याद रखिएगा जिस माध्यम का अपवर्तनांक का मान कम होता है उसमें चाल क्या होगा, अधिक होगा। और जिसमें क्या होगा, अपवर्तनांक अधिक होगा, उसका चाल क्या होगा, कम होगा। राइट। चलिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने होते हैं जी, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अगला पॉइंट है कि अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। याद रखिएगा अगर आपसे पूछेगा कि स्नेल का नियम को लिखिए, तो आपको जो है ना अपवर्तन का जो दूसरा नियम होगा ना, अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है ना, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो अपवर्तन के जो दूसरा नियम होता है ना, आपतन कोण की जिया अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक स्थिरांक होता है, आपको वही लिख देना है, ठीक है ना। अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। चलिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यह बात आपको पहले भी समझाए थे। जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, और जब प्रकाश की किरण सघन से पुनः विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। आ रहा है समझ में ना, एकदम नोट कर लेना मेरे लाडलो, एकदम नोट कर लेना है, देर नहीं करना है। चलिए जब प्रकाश दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है, यदि लंबवत पड़ेगा तो इधर उधर बिना बग दे बिना मुड़े बस सीधे वो मतलब सीधे निकल जाएगा, अर्थात बिना मुड़े वो अपवर्तन किए ही वह सीधे निकल जाता है। एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। कितनी सतहों से, याद रखिएगा एक साधारण प्रिज्म जो है वह कितने सतहों से घिरा होता है, 5 सतहों से। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, एक बार दो बार नहीं, 3 से ऊपर आया है, क्वेश्चन बैंक को देख लीजिए। अगला है प्रिज्म का मुख्य काट जो होता है ना, मुख्य काट होगा, मुख्य काट समबाहु त्रिभुज होता है। प्रिज्म का जो मुख्य काट होता है ना जी, यह जो होता है ना क्या होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है मुख्य काट। और प्रिज्म का अपवर्तन का जो कोण होता है वह कितना होता है, 60 डिग्री, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज होता है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक ही वीडियो में पूरा जो है ना टॉपिक को हम कवर कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए आप सभी। चलिए प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होने पर, यहाँ पे कोण होगा कोण, ठीक है। चलिए प्रिज्म के अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण का मान भी अधिक होता है। यदि प्रिज्म का अपवर्तन कोण अधिक होगा तो उसका विचलन कोण भी क्या होगा, अधिक होगा। आइए लेंस में, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस आपका होता है दो प्रकार का, एक होता है उत्तल लेंस और एक आपका होता है अवतल लेंस। याद रहेगा ना, लेंस होता है दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस होता है। चलिए उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। याद रहेगा उत्तल लेंस जो है किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, यानी ई वाला लेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए उत्तल लेंस, देखिए बीच में है ना मोटा, ये वाला मोटा है ना, तो उत्तल लेंस जो है ना किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है जी, मोटा होता है। चलिए यहाँ पे किरण गुजार दिए। अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, इस लेंस को हम लोग बोलेंगे अवतल लेंस। है देखिए किनारे मोटा है, बीच में देखिए पतला है ना, पतला। चलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। एग्जाम में आपका आता है कि अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। उत्तल लेंस की फोकल दूरी धनात्मक होती है। याद रखिएगा उत्तल लेंस का फोकल दूरी धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो फोकल दूरी है वह क्या होती है, ऋणात्मक होती है।
अगला पॉइंट है कि लेंस जितना मोटा होता है उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होती है, यानी कि लेंस मोटा होने से फोकस दूरी कम हो जाती है और लेंस पतला होने से फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो लेंस जितना मोटा होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। अगला है अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। आभासी बोले तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, राइट। अगला है उत्तल लेंस में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। याद रहेगा ना कि उत्तल लेंस में आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, चलिए चलिए अगला है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपसे सवाल पूछेगा किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, उतार सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, राइट। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। याद रखिएगा, वास्तविक चीज जो है ना, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह हमेशा क्या बनता है जी? उल्टा बनता है। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा वह क्या बनता है? सीधा बनता है, राइट। आ रहा है समझ में ना? आप अभी इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बाद में नहीं बोलेगा सर जी मतलब एग्जाम में आया, आप पढ़ाए थे लेकिन हमको याद ही नहीं था, ऐसा हम नहीं सुनने वाले हैं। ठीक है, एकदम नोट कर लीजिए। एग्जाम देकर आइए, अगर मेरा नोट्स अगर आपका एग्जाम में आ जाता है तो जरूर एक बार कॉल कर दीजिएगा, ठीक है ना। दिल जो है ना उसको क्या बोलते हैं? दिल गदगद हो जाएगा। चलिए, जब वस्तु फोकस दूरी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यानी जब वस्तु फोकस पर होगा, कहां पर? फोकस पर होगा, फोकस दूरी नहीं बल्कि फोकस पर होगा। जब वस्तु फोकस पर होगा ना, दूरी को काट दीजिए, यहाँ दूरी नहीं होगा, ठीक है ना। जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? फोकस पर बनेगा। ये दोनों पॉइंट को आप वीवीआई कर लीजिए मेरे तरफ से, ये दोनों पॉइंट को कर लिए। चलिए, अगला है आपका कि लेंस की सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। लेंस की सभी दूरियां किससे मापी जाती है? लेंस की सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा पॉइंट है कि वस्तु की दूरी को यू कहा जाता है और प्रतिबिंब की दूरी को भी कहा जाता है, और फोकस दूरी को छोटकी एफ कहा जाता है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f जो है ना, यह लेंस सूत्र होता है, यानी कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f जो है ना, ये हमारा क्या है? लेंस का सूत्र होता है। और इसमें हम कर देंगे प्लस ना, तो हमारा जगह दर्पण का सूत्र हो जाएगा, वही बोल देंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f कर देंगे, पता है क्या हो जाएगा? आपका दर्पण का सूत्र हो जाएगा, दर्पण सूत्र हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? एकदम नोट करना, एकदम अपना एकदम धैर्य से पढ़ना जी। और अच्छा डिवीजन लाने के लिए ना आपको अच्छा तरह से पढ़ना पड़ेगा, पूरा A to Z पढ़ना पड़ेगा, है समझ में। चलिए, इसलिए आपको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप ना चाहते हुए भी इसको नोट कर लीजिएगा, वो पता है। चलिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, और आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। क्या होगा? यानी m बराबर क्या होगा? देखिए m आवर्धन m, और आवर्धन मात्रक विहीन भौतिक राशि होती है, आवर्धन का मात्रक कुछ नहीं होता है। क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब को v कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई को u कहते हैं, यानी कि m बराबर क्या होता है आपका? v/u होता है। और ये आवर्धन मात्रक विहीन होता है, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। आवर्धन m का ऋणात्मक मान, ठीक है ना, ऋणात्मक चिन्ह जो है वह उल्टा प्रतिबिंब को बताता है। यदि आवर्धन का मान माइनस में, जैसे हम बोलेंगे चलिए m का मान दिए हम -2, तो बताइए प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा होगा? तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान जो है ना, उल्टा प्रतिबिंब को बताएगा। उल्टा का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि m का मान हमारा -2 में है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा का मतलब वास्तविक बनता है। चलिए, अगला पॉइंट है आवर्धन m का धनात्मक चिन्ह
सीधा प्रतिबिंब को दर्शाता है, नहीं बताता है। ठीक है, फिर अगला है कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान वास्तविक प्रतिबिंब को सूचित करता है। वही बात हुआ, उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। और आवर्धन m का धनात्मक मान जब आएगा तो प्रतिबिंब किसको बताएगा, काल्पनिक को बताएगा, यानी कि सीधा बनेगा। पूरा किताब को निचोड़ कर दिए हैं, पूरा निचोड़ कर दिए हैं, इसलिए वीडियो यह ऐसा वीडियो ना बहुत लेट से आया है आपके सामने। चलिए, लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है, जिसको मीटर इनवर्स कहते हैं या फिर डी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मीटर इनवर्स। डायऑप्टर बोलिए, यहाँ पे डॉक्टर हो गया है, डायऑप्टर, डायऑप्टर, डायऑप्टर बोलिए, या फिर मीटर इनवर्स बोलिए, यानी m का पावर -1, इसको मीटर इनवर्स कहा जाता है। या आप इसको सिर्फ डी बोलिए, डायऑप्टर बोलिए, चलेगा। चाहे ई ऑप्शन में आ सकता है, या मीटर इनवर्स आ सकता है, या फिर डी आ सकता है। चलिए, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वह धनात्मक होती है, क्योंकि फोकस दूरी ही तो धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता जो है वह ऋणात्मक होती है। कैमरा हो गया, दूरबीन हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया एवं मानव नेत्र हो गया, इस सभी में उत्तल लेंस पाया जाता है। नहीं समझे? और बोलेगा कि कैमरा में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। भाई देखिए ना, कैमरा में कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस। दूरबीन में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है गुरुजी। और सूक्ष्मदर्शी में यानी माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। और हम लोग का मानव का नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, वो भी उत्तल लेंस ही पाया जाता है। अगर समझ में? चलिए, अगला है कि अवतल लेंस समांतर किरण पुंज को अपसारित करता है। यहाँ आपका होगा अपसारित, कर देखो, अपसारित करता है। याद रखिएगा, अवतल लेंस से कैसा किरण पुंज निकलता है, तो समांतर किरण पुंज निकलता है। चलिए, बस हो ही गया है। चलिए, जब आपतन कोण 0 डिग्री हो तो अपवर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। जब आपतन कोण का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो अपवर्तन कोण भी क्या होगा, 0 डिग्री ही होगा। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। 50 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायप्टर है। इसको बना के दिखा देते हैं आपको। चलिए, तो आपका फोकस दूरी दिया गया कितना, 50 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, 50 में भगा लगा देंगे कितना से, 100 से। अरे मच्छर भी करता है। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी भगा देंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 होगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब निकालेंगे क्या, पावर, क्षमता निकालेंगे। P बराबर होता है 1/f होता है आपका 1/0.5, दशमलव उड़ा देंगे तो 0, तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 2 डायप्टर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर यह गलत है, क्या हो जाएगा, 2 डायप्टर हो जाएगा, कर दीजिए। ठीक है, चलिए, अगला है हमारा कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी -5 डायप्टर है। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, अगर इतना आ जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा कीजिए ना, हम सोल्व कर ही देते हैं। उतना का है, फोकस दूरी आपका कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस है तो यह माइनस में हो जाएगा, इसमें भगा देंगे हम कितना, 100 से, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, आपका हो जाएगा -0.2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, इतना हो गया भाग देने पर। निकालना है हम लोग को पावर, 1/, होता है एफ, 1/, -0.2, दशमलव उड़ा देंगे 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। हाँ ठीक है, -5 डायप्टर, ये आंसर बात सही है। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान sin I/sin R होता है ना, होता है ना, sin I/sin R बराबर, इसको क्या बोलते हैं, म्यू, या कोई इसको n से भी डिनोट करता है। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्लास पे आ जाइए। तो आपका यह क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, तो आपको हम जितना भी पॉइंट बताएं प्रकाश के अपवर्तन का, दूसरा चैप्टर का जो पढ़ाएं, आप इन सभी को नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, एक भी पॉइंट मत छोड़िएगा। अथवा जो है ना, आप चाहे तो हमारे जो नंबर दिए हैं उस पर कॉन्टेक्ट करके जो है ना, आप हमसे PDF ले सकते हैं। बहुत ही कम फी है, मात्र 25 टका में आप मेरा सारा PDF ले सकते हैं। ठीक है ना, तो
वह पीडीएफ ऐसा पीडीएफ है जो कि आप उसका जो है प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं दुकान में जाके, 10-5 रुपया दीजिएगा, प्रिंट आपका निकल जाएगा, पूरा एकदम आपका एकदम मस्त नोट्स हो जाएगा, आप कहीं पे जाइए आराम से पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, देखिए अगला जो हमारा चैप्टर है, देखिए हमारा है मानव नेत्र है, इस पर भी पूरा पॉइंट लिखा गया है। तो उन सभी पॉइंट का डिस्कस करेंगे, इस तरह से जो है ना पूरा फिजिक्स जो है ना बहुत जल्दी आपको खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आप सभी को और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा इस वीडियो के बारे में जरूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। ठीक है ना, क्या इस तरह का पॉइंट को लिखना आपके लिए क्या बेस्ट है, या आपको जो हम बताएं क्या यह तरीका मेरे लिए हम जो चुने, जो मेरा सोच आया कि इस तरीके से बताना चाहिए, क्या यह मेरा निर्णय लिया क्या सही है या नहीं है। तो आप सभी जरूर कमेंट में प्लीज आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करेंगे तो कमेंट के हिसाब से जो ना मेरा थोड़ा उत्साह मनोबल बढ़ेगा, और हम क्या करेंगे वीडियो और बेहतर तरीका से बताने का लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।